सभी को नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक है और आप देख रहे हैं करंट अफेयर के रिवीजन सेशन को। तो आइए पिछले हफ्ते के करंट अफेयर को रिवाइज़ कीजिए। सबसे पहला न्यूज़ था आपको कि 24 साल की स्टडी रिवील की गई है जिसमें ये पाया गया है कि कोरल्स का 50% का रिडक्शन हो गया है लक्षद्वीप में। आपसे पूछा जाएगा ये सवाल, इम्पोर्टेंट सवाल है। बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर पे। अगला करंट अफेयर आपको संबंधित है आईआईटी गुवाहाटी की टीम ने बैम्बू से ऑटोमोबाइल रेडी टच यानी कि मैंने आपको बताया था कि जो इंटीरियर पार्ट होता है गाड़ी का, उसको एक नया शोध डेवलप किया गया है आईआईटी गुवाहाटी के द्वारा, जिसमें बैम्बू का यूज़ किया जाएगा। तो आपसे पूछा जाएगा कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आईआईटीज़ हैज़ इन्वेंटेड टू गेट ऑटोमोबाइल रेडी टच विथ बैम्बू। तो आपका जवाब हो जाएगा आईआईटी गुवाहाटी। बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर पे। तो आईसीजे की रूलिंग आई है क्लाइमेट चेंज पर, तो वो इम्पोर्टेंट नहीं है, आपसे आईसीजे के बारे में पूछा जा सकता है। आईसीजे की स्थापना 26 जून 1945 को हुई है, वहीं इसका हेडक्वार्टर हेग नीदरलैंड में है। टोटल जजेज जो होते हैं उनका जो टर्म होता है वो 9 साल का होता है, टोटल जजेज 15 होते हैं और भारत से कौन रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो जस्टिस दलवीर भंडारी, ये बात याद रखिएगा। अच्छा, इस इनिशिएटिव को लेने वाला जो देश था उसका नाम आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में आईसीजी के रूलिंग जो है क्लाइमेट चेंज पर आई है, इसमें कौन-सा देश था जिसने इनिशिएटिव लिया था? तो याद रखिएगा आपकी वनाताउ, याद रखिएगा वनाताउ। अब यूनाइटेड नेशन भी न्यूज़ में है तो ये भी एक बार याद कर लीजिए कि 193 मेंबर स्टेट हैं, वहीं 2 ऑब्जर्वर स्टेट हैं। यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल का नाम है एंटोनियो गुटरेस और यूनाइटेड नेशन की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। वहीं जो इसका हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में है। बढ़ते हैं अगले न्यूज़ में जहाँ पर ए आर रहमान ने मिला था सैम अल्टन से। सैम अल्टमैन कौन है? तो ये सीईओ हैं ओपन एआई के। अब दोनों मिलकर एआई का यूज़ करेंगे। ए आर रहमान म्यूज़िक देंगे और एआई का यूज़ बताएँगे सैम अल्टमैन साहब। तो ये याद रखिएगा। अब ये लोग जो है एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं जिसका नाम है सीक्रेट माउंटेन। जे जो क्या करेगा, एक एआई पावर्ड म्यूज़िकल मेटावर्स है। तो स आपसे पूछा जाएगा कि सीक्रेट माउंटेन इनमें से किस अ, आपसे पूछा जा सकता है किस सीईओ से संबंधित है या फिर किस म्यूजिक डायरेक्टर से संबंधित है, तो दोनों का नाम आपको याद होना चाहिए। बढ़ते हैं अगले जहाँ पर कि श्रीलंका ने ऑफ़र किया है फ्री वीज़ा 40 कंट्रीज़ को ताकि वो अपने टूरिज़्म को बूस्ट कर सके। अब श्रीलंका की कैपिटल है कोलंबो, जो कि एग्ज़ीक्यूटिव और जुडिशियल कैपिटल है। वहीं श्री जयवर्धने पुरे कोट्टे जो है ये आपकी लेजिस्लेटिव कैपिटल है। वहीं यहाँ के प्रेसिडेंट है अनुराग कुमार दिसानायके और जो पीएम है यहाँ की हरिनी अमरसूरिया है। करेंसी श्रीलंका रुपीज़ है। बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर पे जहाँ पर जो रूट सचिन तेंदुलकर के बाद सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले प्लेयर बन गए हैं। जो रूट ने 13,409 रन बनाकर रिकी पॉन्टिंग के रिकॉर्ड को ब्रेक कर दिया और उनसे आगे निकल गए यानी दूसरे नंबर पे पहुँच गए। अब आईसीसी न्यूज़ में और बीसीसीआई भी, तो इनको भी रिवाइज़ कीजिए। आईसीसी की स्थापना 1909 में हुई थी, वहीं इसका हेडक्वार्टर है दुबई में और इसके हेड हैं जैसा। वहीं बीसीसीआई की बात करें तो 1928 में इसकी स्थापना हुई है, मुंबई इसका हेडक्वार्टर है और रॉजर बिन्नी साहब इसके हेड हैं। आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल बोर्ड फॉर क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया बीसीसीआई का फुल फॉर्म होता है। याद रखिएगा, सभी क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अब अटल पेंशन योजना ने क्रॉस कर गया है 8 करोड़ एनरोलमेंट, याद रखिएगा। और इस बार जो एनिवर्सरी थी वो 10वीं एनिवर्सरी थी, यानी 2015 में इसकी शुरुआत की गई थी। अब अटल पेंशन योजना न्यूज़ में है, तो आपसे पूछा जाएगा कि 2025 में कौन-सी एनिवर्सरी मनाई गई, तो आपको याद रखना है 10वीं एनिवर्सरी मनाई गई है। बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर पे जहाँ पे करगिल विजय दिवस 26 जुलाई को हर साल मनाया जाता है। करगिल युद्ध कब हुआ था? तो 1999 में हुआ था। किसके खिलाफ हुआ था? पाकिस्तान के खिलाफ हुआ था। अब क्लियो लाइने जो ब्रिटेन की जैज़ सिंगर थी, उनका देहांत हो गया है। आपसे पूछा जाएगा कि हाल ही में ब्रिटेन की जैज़ सिंगर का निधन हो गया है, उनका नाम क्या है? तो क्लियो लाइने आपको याद रखना है। अब बढ़ते हैं आगे, तो अब अगला जो करंट अफेयर है इंडिया और मालदीव से संबंधित है। याद रखिएगा कि इंडिया ने लाइन ऑफ क्रेडिट को एक्सटेंड कर दिया है, तो आपसे पूछा जाएगा हाल ही में ₹4850 का लाइन ऑफ क्रेडिट एक्सटेंड किया गया है किस कंट्री के लिए? इंडिया के द्वारा। तो याद रखिएगा मालदीव के द्वारा। मालदीव की करेंसी है मालदीवियन रुपया, वहीं यहाँ की ऑफ़िशियल लैंग्वेज पर भी सवाल बनता है जो कि दिवेही है। अब याद रखिएगा कि यहाँ के प्रेज़िडेंट का नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुइज़ू और मालदीव की जो राजधानी है उसे हम माले बोलते हैं। बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर पे। अगला करंट अफेयर आपको एमआईबी से संबंधित है यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, जिसके मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव साहब। अब क्या हुआ है तो 25 ओटीटी वेबसाइट को बैन कर दिया गया है उनके वल्गर और
पोर्नोग्राफी कंटेंट की वजह से। आपसे पूछा जाएगा कि हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने कितने प्लेटफ़ॉर्म ओटीटी यानी ओवर द टॉप प्लेटफ़ॉर्म को बैन कर दिया है, तो वो है 25। किस वजह से? तो वल्गर और पोर्नोग्राफिक कंटेंट की वजह से। अब बढ़ते हैं अगले न्यूज़ पर जहाँ पर 3 नेविगेशन सैटेलाइट लॉन्च किया गया है 2026 में। अब ये रीजनल नेविगेशन सिस्टम है और उसका नाम आपको अभी याद रखना है। तो ये है एनवीएस 03, एनवीएस 04 और एनवीएस 05। यही आपको नाम याद रखना है। आईआरएनएसएस का फुल फॉर्म भी आप याद रख सकते हैं, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। अब बढ़ते हैं आगे। अब आपको बता दें कि जो ब्यूटीफुल एयरपोर्ट्स है, उसमें टॉप किसने किया है? तो यांताई का इंटरनेशनल एयरपोर्ट चाइना में जो स्थित है, उसने टॉप किया है। और ये दिया किसके द्वारा जाता है? तो प्रिक्स वर्साइलिस के द्वारा इसे रिलीज़ किया जाता है, याद रखिएगा। और सेकंड और थर्ड स्थान पे कौन है? तो मार्सेली और रियूनियन आइलैंड जो है आपको सेकंड और थर्ड पे है। तो यांताई का नाम इम्पोर्टेंट है, चाइना से संबंधित है, याद रखिएगा। डब्ल्यूएचओ ने इनिशिएटिव लिया है ताकि वो अफोर्डेबल आई केयर सर्विसेज़ को इंश्योर करे 2030 तक। तो ये बात याद रखिएगा। मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया जैसे जो आँख के डिज़ीज़ होते हैं, उसके लिए ये इनिशिएटिव लिया गया है डब्ल्यूएचओ के द्वारा। डब्ल्यूएचओ यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइजेशन। अब जो है ईरान ने लॉन्च किया है नाहिद 2। कैसा सैटेलाइट है? तो टेलीकॉम सैटेलाइट है। और किसके द्वारा किया गया है? तो रसिया के सोयूज़ रॉकेट के द्वारा किया गया है। याद रखिएगा, ईरान की कैपिटल है तेहरान, वहीं यहाँ की लैंग्वेज पर्शियन है। मजलिस यहाँ के संसद को बोलते हैं और मसूद पेज़ेश्कियान यहाँ के प्रेज़िडेंट हैं। अगले न्यूज़ पर बढ़ते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया, यूके ने साइन किया 50 ईयर लॉन्ग जीलोंग ट्रीटी ऑकस के अंतर्गत। अब ऑकस क्या है? यानी कि ऑस्ट्रेलिया और यूके और यूएस यानी तीनों मिले हुए हैं इसमें। अब जीलोंग ट्रीटी जो है 2025 में साइन किया गया है। 50 ईयर इसका ड्यूरेशन रहेगा। अब इसका फ़ोकस एरिया होगा न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन कॉपरेशन करना, एआई, साइबर सिक्योरिटी और क्वांटम टेक जैसे रिश्तों में मजबूती बनाना, इन तीनों देशों का मकसद है। अब वर्ल्ड नेचर कंज़र्वेशन डे 2025 28 जुलाई को मनाया गया। अब अगर इसकी थीम की बात करें तो कनेक्टिंग पीपल एंड प्लांट एक्सप्लोरिंग डिजिटल इनोवेशन इन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इसकी थीम है। बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर पे जहाँ पे वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे 28 जुलाई को मनाया गया, जिसकी थीम थी लेट्स ब्रेक इट डाउन। तो ये भी बात याद रखिएगा, डॉक्टर बारूच ब्लूमबर्ग जिन्होंने हेपेटाइटिस बी का आविष्कार किया था, उन्हीं के लिए ये डे मनाया जाता है। तो ये बीमारी लीवर से संबंधित है, हेपेटाइटिस, ये भी बात आप याद रखेंगे। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इस साल बनने की उम्मीद ज़्यादा है। अब हेपेटाइटिस के टोटल 5 प्रकार है, ए, बी, सी, डी और ई। और अगर आपसे पूछ देगा कि भारत में कौन-सा स्टेट है जिस पर सबसे ज़्यादा बर्डन है हेपेटाइटिस का, तो वो है पंजाब। ये भी बात याद रखिएगा। अब इंडिया ने 12 मेडल जीते हैं, जिसमें 2 गोल्ड है। और ये कहाँ जीता है? तो फिसू के वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम में। अब ये 32वां एडिशन था, जिसमें कि आपको गोल्ड मेडलिस्ट का नाम याद रखना है, जिनका नाम है आर्चर साहिल राजेश यादव और दूसरे हैं परनीत कौर एंड कुशल दलाल, जो मिक्स्ड इवेंट में जीते हैं और इंडिविजुअल में साहिल राजेश यादव ने जीता है। अब फिसू का फुल फॉर्म क्या है? तो ये एक फ्रेंच शब्द से बना हुआ है, आपसे सवाल पूछने की संभावना बहुत कम है। फिर भी जान लीजिए, फेडरेशन इंटरनेशनले डू स्पोर्ट यूनिवर्सिटारे यूनिवर्सिटी गेम है। याद रखिएगा कहाँ पर इस हुआ है? तो जर्मनी में हुआ है। डुइसबर्ग जर्मनी में हुआ है। अब वुमेन यूरो 2025 में इंग्लैंड ने स्पेन को हराकर जीत लिया। यूईएफए का फुल फॉर्म होता है यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन, जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क के स्विट्जरलैंड में है और फाउंडेशन इसका 1971 में किया गया था। अब एएचआरआर बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। आर्मी हॉस्पिटल और रिसर्च एंड रेफरल जिसकी फुल फॉर्म होती है, इसने पहला शेप 25 रिलीज़ किया है, यानी कि किससे संबंधित है? तो सस्टेनेबल हॉस्पिटल प्लानिंग से। शेप की फुल फॉर्म क्या है? सस्टेनेबल हॉस्पिटल आर्किटेक्चर प्लानिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इक्विपमेंट। इंडियन आर्मी याद रखिएगा, ऑपरेशन महादेव जम्मू कश्मीर में चलाया गया है काउंटर टेररिज्म को यानी टेररिज्म को काउंटर करने के लिए। साथ ही साथ जम्मू कश्मीर पुलिस भी इसमें इन्वॉल्व थी। तो ऑपरेशन महादेव किससे संबंधित है? तो जम्मू कश्मीर पुलिस और इंडियन आर्मी से संबंधित है। अब 17 पार्लियामेंट्री को संसद रत्न अवार्ड दिया गया है। आपसे पूछा जाएगा कि इस वर्ष कितने लोगों को यानी कितने पार्लियामेंट्रियन को संसद रत्न अवार्ड दिया गया है? तो आपका जवाब होगा 17। नाम इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि इतने नाम आप याद भी नहीं कर सकते। मैक्स वर्स्टेपन ने जीता है बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स स्प्रिंट 2025। तो ये भी बात अब याद रख लीजिएगा मैक्स वर्स्टेपन के बारे में। अब बढ़ते हैं आगे, जहाँ पर कि रिफ्ट हुआ है वेस्टर्न वर्ल्ड में, ये आपसे संबंधित तो नहीं है। इस करंट अफेयर से आपसे कुछ पूछा नहीं जाएगा। बढ़ते हैं आगे करंट अफेयर पे।
तो अगला करंट अफेयर यूपीआई से संबंधित है। अब यूपीआई से क्या है, तो ग्रॉस रिटेन प्रीमियम जो इंडिया में है वो ग्रो कर जाएगा 11.2 लाख करोड़ 2024 से 25 लाख करोड़ हो जाएगा 2030 तक। यही आपसे सवाल बनेगा। अब यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस का फुल फॉर्म याद रखिएगा, ये तो मैंने बता दिया, लेकिन ये करंट अफेयर संबंधित था इंश्योरेंस सेक्टर से, जहाँ पर इंश्योरेंस जो 2024 में 11.2 लाख करोड़ का ग्रॉस रिटेन प्रीमियम था, वो ऐसा कहना है रिपोर्ट का कि 2030 तक 25 लाख करोड़ तक हो जाएगा। अच्छी बात है, लोग इस पर ध्यान दे रहे हैं। अब डीआरडीओ ने बैक टू बैक प्रलय मिसाइल टेस्ट किया है, लगातार 2 टेस्ट। तो जितने भी डीआरडीओ के द्वारा टेस्ट होंगे, इसरो के द्वारा सैटेलाइट्स भेजे जाएँगे, ये आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। तो डीआरडीओ की स्थापना 1958 में हुई थी, वहीं इसके हेड का नाम है समीर वी कामत, हेडक्वार्टर नई दिल्ली है। प्रलय मिसाइल कैसी मिसाइल है? तो सरफेस टू सरफेस मिसाइल है और स्ट्रेंथ साइंस इज इन ओरिजिन डीआरडीओ का मोटो है, ये भी बात याद रखिएगा। याद रखिएगा, प्रलय मिसाइल न्यूज़ में है, कैसा मिसाइल है? टू सरफेस मिसाइल है और ये पूछ देगा कि न्यूक्लियर है या नहीं, तो नहीं, ये नॉन न्यूक्लियर मिसाइल है। इसकी रेंज 150 से 500 किलोमीटर तक है। अब टर्किल ने गजब GAZAP एक मतलब जिसका मतलब होता है रैत टर्किश में 970 किलो का है और एक थर्मोबैरिक फ्रेगमेंटेशन बॉम्ब है। यानी कि अगर बंकर में भी छुपा है कोई तो उसको उड़ा दिया जाएगा। तो आपसे पूछा जाएगा गजब जो एक नॉन न्यूक्लियर बॉम्ब है किस देश से संबंधित है या किसके द्वारा डेवलप किया गया है? तो टर्की के द्वारा डेवलप किया गया है, याद रखिएगा। टर्की की करेंसी है लायरा, वहीं यहाँ की राजधानी है अंकारा और रिसेप तैयब अर्दोगन यहाँ के प्रेज़िडेंट हैं। अब आगे बढ़ते हैं तो जो आईआईपी है यानी कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है वो 1.5% हो गया है जून में, जो 1.9% था मई में। तो याद रखिएगा इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन राइज़ होने के बजाय जून में गिरावट हो गया है। बढ़ते हैं आगे, इंटरनेशनल टाइगर डे काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है। तो इंटरनेशनल टाइगर डे 2025 आपको मनाया गया है। अब ये कब मनाते हैं? तो 29 जुलाई को मनाते हैं। इस वर्ष की थीम भी आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट है, याद रखनी है। तो सिक्योरिंग द फ्यूचर ऑफ टाइगर विद द इंडिजिनस पीपल एंड लोकल कम्युनिटीज़ एट द हार्ट, ये बात आपको याद रखना है। टाइगर की जनसंख्या सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? तो वो मध्य प्रदेश में है। टोटल टाइगर रिज़र्व 58 है और जो सबसे लेटेस्ट है वो माधव नेशनल पार्क है, 58वां, जो मध्य प्रदेश में ही स्थित है। टोटल टाइगर मध्य प्रदेश में 785 है। अब याद रखिएगा, दिव्या देशमुख जी न्यूज़ में हैं। ये नागपुर की रहने वाली हैं और इन्होंने वर्ल्ड कप चैंपियन जीत लिया है और इंडिया की चौथी वुमेन बन गई हैं जिन्होंने हराया किसको? कोनेरू हम्पी को। दिव्या देशमुख पर सवाल ज़रूर बनेगा आपसे, क्योंकि अब ऐसे सवाल बनने लगे हैं कि दिव्या देशमुख हाल ही में न्यूज़ में थी जो चेस से संबंधित है। ये कहाँ की रहने वाली हैं? तो नागपुर की रहने वाली हैं। अब सोहराई भी न्यूज़ में है, तो आपसे पूछा जाएगा कि काला उत्सव फेस्टिवल का कौन-सा एडिशन मनाया गया? तो दूसरा एडिशन मनाया गया। कहाँ पर? राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में मनाया गया 2025 में। अब सोहराई पेंटिंग किससे संबंधित है? 3 पेंटिंग यहाँ पर न्यूज़ में थी। जो सोहराई पेंटिंग है वो झारखंड से संबंधित है, पट्टा चित्रा उड़ीसा से संबंधित है और पटुआ वेस्ट बंगाल से संबंधित है। बढ़ते हैं आगे, तो बेंगलुरु की रेमोना पिरेरा ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। किससे संबंधित है? तो भरतनाट्यम परफॉर्मेंस से संबंधित है। लगातार इन्होंने 10,200 मिनट तक भरतनाट्यम करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। तो याद रखिएगा, रेमोना पिरेरा वन लाइनर में सबसे अच्छा सवालों में से एक है जो बनने की सबसे ज़्यादा उम्मीद है। अब जो है आपको ये तो मैंने कर दिया है कवर, आपको शॉर्ट्स के रूप में, आप देख सकते हैं उसे जाकर। अब जो है इंडिया ने रैंक किया है 71वां 118 देशों में, जो 2024 के पोज़ीशन जो 63वां पोज़ीशन था वो 71वां पहुँच गया है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2025 की रिपोर्ट ऐसा बताती है। इसमें टॉप करने वाली कंट्री का नाम है स्वीडन, याद रखिएगा। भारत को लीप फ्रॉग नेशन का दर्जा दिया गया है। आपसे पूछ सकता है सवाल कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2025 के द्वारा भारत को किस नेशन का दर्जा दिया गया है? तो 4 ऑप्शन दिया जाएगा जिसमें से एक आपको पता होना चाहिए कि लीप फ्रॉग नेशन है वो। अब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम क्या है? तो एक एनजीओ और थिंक टैंक है जिसकी स्थापना 24 जनवरी 1971 को की गई थी। वहीं इसका हेडक्वार्टर कोलोन के स्विट्ज़रलैंड में है। इसके हेड का नाम है क्लॉस श्वाब। अब नेशनल अब आपसे पूछा जा सकता है कि अच्छा, ये तो डिटेल था, अगर आप डिटेल में पूरे करंट अफ़ेयर को पढ़ना चाहते हैं तो बिल्कुल मंडे टू सैटरडे आप बिल्कुल सुबह 6 बजे आप आ सकते हैं पढ़ने के लिए। काफ़ी इम्पोर्टेंट सेशन होता है जिसमें मैं हर एग्ज़ाम के लिए आपको कवर करता हूँ, करंट अफ़ेयर्स को पूरे डिटेल में बताता हूँ। अब जो है बर्ड सेंसस पहली बार काज़ीरंगा में कराया गया है। काज़ीरंगा कहाँ पर स्थित है? तो असम में स्थित है, याद रखिएगा। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये भी सवाल आपसे वन लाइनर में बनेगा कि हाल ही में बर्ड सेंसस कराया गया था, कौन से
नेशनल पार्क में तो काज़ीरंगा नेशनल पार्क में कराया गया था। तो अब आईयूसीएन भी न्यूज़ में रहता है, तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंज़र्वेशन ऑफ नेचर 5 अक्टूबर 1948 इसका स्थापना हुआ था। हेडक्वार्टर है ग्लैंड के स्विट्ज़रलैंड में, वहीं इसके सीईओ हैं ब्रूनो ओबरली। आपसे फाउंडर का नाम तो नहीं पूछेगा, फिर भी याद कर लीजिए, जूलियन हक्सली साहब थे। अब असम न्यूज़ में था, तो आपको असम की कैपिटल है दिसपुर, सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा और लक्ष्मण आचार्य यहाँ के गवर्नर हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे आपसे न्यूज़ में बन सकता है सीपीसीबी और एमओईएफसीसी यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने अब क्या कर दिया है, तो अब कोई भी इंडस्ट्री अगर टॉक्सिक पॉल्यूटेंट्स को रिलीज़ करती है, तो वही ज़िम्मेदार होंगे। तो आपसे पूछा जाएगा कि एक लीगल प्रोसीजर सेटअप किया गया है सीपीसीबी और एमओईएफसीसी के द्वारा, ये किससे संबंधित है? तो ज़ाहिर-सी बात है, टॉक्सिक पॉल्यूटेंट्स जो इंडस्ट्री के द्वारा रिलीज़ किए जाते हैं, उससे संबंधित है। अब ये किस रूल में आता है? तो आपको याद रखना है कि ये ईपीए एक्ट 1986 के अंतर्गत आता है। ईपीए यानी कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, ये भी बात याद रखेंगे। सीपीसीबी की स्थापना 1974 में की गई थी। अमनदीप गर्ग अभी हेड है, एनडीएलएस में इसका हेडक्वार्टर है। एनडीएलएस यानी नई दिल्ली की बात कर रहे हैं। अब एमओईएफसीसी यानी मंत्रालय किसके पास है? तो भूपेंद्र पटेल जी के पास है। याद रखेंगे इतनी बातें इससे करंट अफेयर से संबंधित। अब बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर पे। सिमोन न्यूज़ में था। ये क्या है? तो क्रू इंटरैक्टिव मोबाइल कंपेनियन, और ये क्या करेगा? एस्ट्रोनॉट असिस्टेंट सिस्टम है। यानी कि जो हमारे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में साइंटिस्ट लोग काम कर रहे हैं, उनको मोबाइल से चौबीसों घंटा अपनी निगरानी में रखेगा, और अगर उनसे कुछ गलती होती है, तो उनको असिस्ट करने का भी काम करेगा। ठीक है? आईएसएस की स्थापना 2 नवंबर 2000 में हुई थी, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट स्पेस एजेंसियाँ इन्वॉल्व थी, जैसे कि नासा, रोसकॉस्मोस, ईएसए यानी यूरोपियन स्पेस एजेंसी, जाक्सा यानी कि जापान की स्पेस एजेंसी का नाम है, रोसकॉस्मोस रशिया की स्पेस एजेंसी का नाम है, और वहीं सीएसए यानी कनाडा स्पेस एजेंसी के द्वारा ये शुरुआत किया गया था। अब इसे डेवलप किसने किया है? तो एयरबस और आईबीएम के द्वारा किया गया है। याद रखिएगा, इसका फुल फॉर्म भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्रू इंटरैक्टिव मोबाइल कंपेनियन। बढ़ते हैं अगले न्यूज़ पर, जहाँ पे काका तो न्यूज़ में आएँगे ही। पीएम मोदी ने लॉन्च किया है चैप्टर ऑफ इंडियाज़ सोल। आपसे पूछा जाएगा कि चैप्टर ऑफ इंडियाज़ सोल किसके द्वारा इनॉग्रेट किया गया? तो आप याद रखेंगे पीएम मोदी के द्वारा। किससे संबंधित है? तो मनुस्क्रिप्ट से संबंधित है। जो प्राचीन ग्रंथ होते हैं, उनको कंज़र्व करना है, डिजिटली भी, और आपको जो अभी रखा हुआ है पुराने जो खराब हो गए हैं, उनको भी। अब ये किस मिशन के तहत किया जा रहा है? तो ज्ञान भारतम मिशन के द्वारा। और इसको कब कहा गया था मोदी जी के द्वारा? तो 124वें एपिसोड में जो मन की बात वो रेडियो पर करते हैं। अब इसकी फंडिंग भी बढ़ाकर 3.5 करोड़ से 6 करोड़ कर दी गई है। याद रखिएगा, 3.5 करोड़ से 60 करोड़ कर दी गई है। अब बढ़ते हैं आगे अगली न्यूज़ पर। तो इंडिया में सबसे ज़्यादा स्लम क्लस्टर हैं, ऐसा रिपोर्ट बताता है। तो याद रखिएगा कि दुनिया में आपसे पूछा जाएगा कि हाईएस्ट स्लम क्लस्टर कहाँ है, और वो भी फ्लड प्रोन एरिया में, जहाँ पर फ्लड आने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। तो एक ही जवाब होगा, और वो है इंडिया। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, निश्चित रूप से आपसे पूछा जाएगा इस पर सवाल। अब ह्यूमन ट्रैफिकिंग, वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन 30 जुलाई को मनाया गया। अब इसकी थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी ह्यूमन ट्रैफिकिंग इज़ ऑर्गनाइज्ड क्राइम एंड द एक्सप्लॉयटेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, आपसे निश्चित रूप से पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में। अब बढ़ते हैं आगे। इमिनेंट इकोनॉमिस्ट हाउस ऑफ लॉर्ड के मेंबर थे, जिनका नाम था मेघनाथ देसाई, इनका निधन हो गया है। याद रखिएगा, मेघनाथ देसाई पर भी सवाल बनेगा आपसे एग्ज़ाम में। अब बुकर प्राइज़ की लिस्ट में आ गई हैं किरण देसाई, मिला नहीं है, याद रखिएगा, आ गई हैं। और किस किताब के चलते ये चर्चा में है? तो द लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी। याद रखिएगा, सोनिया और सनी के लोनलीनेस पर ये कहानी स्थित है। अब बुकर प्राइज़ और इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ मैंने समझा रखा है आपको। अब इंडियन आर्मी ने टेस्ट किया है एआई सर्विलेंस टेक हाई एल्टीट्यूड पर, जिसका नाम है दिव्य दृष्टि। दिव्य दृष्टि किससे संबंधित है? तो इंडियन आर्मी ने टेस्ट किया है, जो एआई से संबंधित है, जहाँ पर मॉडर्न वारफेयर से संबंधित टेस्ट किए गए हैं और प्रैक्टिस किया गया है इंडियन आर्मी के द्वारा। अब कोचिंग जो है, बता दें आपको कि कोचीन कहाँ स्थित है? तो केरला में स्थित है। और ये कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहला भारत का एयरपोर्ट है, जो डेवलप किया जा रहा है अंडर पीपीपी मॉडल। और ये भी बता दें आपको कि ग्रीन हाइड्रोजन से संबंधित ये न्यूज़ में था, यानी कि ये पहला एयरपोर्ट बेस्ड है जो ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन प्लांट बनाने वाला है, बीपीसीएल की मदद से बनाएगा, जो भी बात याद रखेंगे आप। बढ़ते हैं आगे। अब बोलता है कि लिविंग वेजेज पर एक चर्चा आई थी, ये आपको लिखित परीक्षा के लिए काम करेगा।
आपको इससे संबंधित कोई बातें याद नहीं रखनी है। आप इंटरेस्टेड हैं तो बिल्कुल डेली सुबह आइए करंट अफ़ेयर को देखिए, आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। आपको आईएलओ से सवाल बन सकता है, इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मेशन है 11 अप्रैल 1919। वहीं इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा के स्विट्ज़रलैंड में। डीजी हैं गिलबर्ट हुम्बो। और ये भी याद रखिएगा, इस सवाल बना हुआ है कि आईएलओ को नोबेल पीस प्राइज़ कब दिया गया था? 1969 में दिया गया है। अब आइए बढ़ते हैं कि वाइस चेयरमैन जिनका नाम सुमन बेरी है, नीति आयोग के, उन्होंने तीसरा वॉलंटरी नेशनल रिव्यू यानी वीएनआर रिपोर्ट पेश किया है यूनाइटेड नेशन में, ये बात याद रखिएगा। कौन सी मीटिंग थी? तो यूनाइटेड नेशन हाई लेवल पॉलिटिकल फोरम 2025। यहाँ पर क्या गिनवाया जाएगा? निश्चित रूप से अपना बड़ाई किया जाएगा, क्या-क्या किए हैं हर चीज़ के संबंध में। अब आइए अब आगे बढ़ते हैं तो अपने अगले करंट अफ़ेयर पे। तो अगले करंट अफ़ेयर को समझने से पहले नीति आयोग आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसकी फुल फॉर्म है, जिसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी। हेडक्वार्टर नई दिल्ली है। पीएम ही इसके चेयरमैन होते हैं और सीईओ का नाम इम्पोर्टेंट है, बीवीआर सुब्रमण्यम साहब है। पेरेंट एजेंसी है मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग। अब ये सस्टेनेबल गोल से संबंधित था, तो आपको याद होगा मैंने 17वाँ सस्टेनेबल गोल आपको याद करवाया था। पोलार वुमन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, निश्चित रूप से पूछा जाएगा कि एक नया ब्लड ग्रुप खोजा गया है, ये किस मतलब कौन से जगह से या किस वुमन से संबंधित है? तो एक पोलार की वुमन थी उनका। अब उस ब्लड ग्रुप का नाम भी याद रखिएगा, CRIB, क्रोमर ब्लड ग्रुप सिस्टम जिसका नाम दिया गया है। कर्नाटका से संबंधित है, ये बात याद रखिएगा। रेयर ऑफ द रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप है क्योंकि ये पहली बार ही देखा गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा। CRIB ब्लड ग्रुप नाम, CRIB यानी क्रोमर ब्लड ग्रुप। अब जो है आगे बढ़ते हैं, इस सवाल को इम्पोर्टेंस मैंने बता दिया, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। अब आपको वर्ल्ड का स्मॉलेस्ट स्नेक रिडिस्कवर किया गया है बारबाडोस में, याद रखिएगा। 20 साल के बाद इसे डेवलप किया गया है। ये धरती के नीचे रहता है, दुनिया का सबसे छोटा, इतना छोटा है कि ये पॉइंट के ऊपर भी अट जाएगा। साइंटिफिक नेम इसे क्या बोलते हैं? सर्पेंटिस बोलते हैं और साँप के स्टडी को बोला जाता है सर्पेंटोलॉजी, ये भी बात अब आप याद रखेंगे। अब बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर पे, जहाँ पर इसरो और नासा न्यूज़ में है। क्यों? निसार सैटेलाइट की वजह से। निसार क्या है? तो नासा इसरो का सिंथेटिक एपर्चर रडार है, जॉइंटली डेवलप किया गया है, दोनों के द्वारा लॉन्च किया गया है भारत के रॉकेट से, जीएसएलवी F-16 रॉकेट से। अब इसको सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट में प्लेस किया गया है, जो 745 किलोमीटर ऊपर है एल्टीट्यूड में। तो याद रखिएगा, निसार मिशन न्यूज़ में है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नासा नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसकी स्थापना 29 जुलाई 1958 को की गई थी। इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में। फाउंडर हैं ड्वाइट डी आइज़नहावर और एडमिनिस्ट्रेटर हैं अभी सीन डफी। इसरो वी नारायणन साहब अभी हेड हैं, 15 अगस्त 1969 स्थापना है। याद रखिएगा, मोटो पूछा जाता है तो स्पेस टेक्नोलॉजी इन द सर्विस ऑफ ह्यूमन मैनकाइंड। अब आगे बढ़ते हैं, लद्दाख न्यूज़ में है तो अब लद्दाख ने 12 अगस्त को सफाई आंदोलन डे मनाना चालू कर दिया है। अब प्रोफ़ेसर मिशेले डोहर्टी पहली वुमन बन गई हैं जो यूके की एस्ट्रोनॉमर रॉयल बनी हैं। 350 साल में पहली बार ये घटना हुई है, तो आपके एग्ज़ाम के लिए निश्चित रूप से इम्पोर्टेंट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे, आरएसएस की फॉर्मर चीफ प्रमीला मेडे मैम का देहांत हो गया है। अब आरएसएस की स्थापना 27 सितंबर 1925 को हुआ था, वहीं इसके जो स्थापना करने वाले व्यक्ति का नाम था केबी हेजवार साहब, ठीक है? अब गुरुकुल स्टूडेंट हैं जिनको रिसर्च अपॉर्च्युनिटी मिलेगा आईआईटीज़ में, इंडिया होस्ट करने वाला है एआई इम्पैक्ट समिट फरवरी 2026 में, याद रखिएगा। अब ट्रंप ने किस देश ने भारत पर 25% टैरिफ लगा दिया है? आपको याद रखना है, ट्रंप साहब ने। मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है आपको, चाहें तो आप जाइए उस वीडियो को देख सकते हैं। अब आर्टिकल 39 ए आपको न्यूज़ में आ गया है, किससे संबंधित है? तो फ्री लीगल एड से संबंधित है। आपसे सवाल बनेगा नालसा के ऊपर, तो नालसा के बारे में भी अब आप जान लीजिए। उससे पहले सुप्रीम कोर्ट न्यूज़ में है, तो सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल है 124 से 147 और एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1 अक्टूबर 1937 को। ये भी बात याद रखिएगा, जस्टिस बी.आर. गवई साहब अभी 52वें चीफ जस्टिस हैं इंडिया के। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है नालसा नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, जिसका फॉर्मेशन 9 नवंबर 1995 को हुआ था और एक्ट कब का था? 1987 का। अभी चेयरमैन कौन है? तो सूर्यकांत साहब इसके चेयरमैन हैं। अब आपको एक और न्यूज़ था कि बायोप्लास्टिक और क्लॉथ को प्रोड्यूस किया जाएगा काऊ डंग से। जो स्ट्रे एनिमल्स हैं, स्ट्रे काऊ हैं जो सड़कों पर घूमते रहते हैं, तो ये उत्तर प्रदेश में ऐसा किया जाएगा। बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है क्योंकि एनवायरनमेंट से संबंधित है ये। अब बढ़ते हैं आगे,
तो यूपी न्यूज़ में था, तो याद रखिएगा सीएम योगी आदित्यनाथ हैं और आनंदीबेन पटेल यहाँ की गवर्नर हैं। अब भारत 1 मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कमीशन कर दिया है कांडला पोर्ट पे। कांडला कहाँ है? तो कच्छ, गुजरात में। किसके द्वारा किया गया? उद्घाटन तो सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा किया गया है, जहाजरानी मंत्रालय के ये हेड हैं, याद रखिएगा। अब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक 2025 मनाया जा रहा है। कब से कब मनाया जाता है? हर साल 1 अगस्त से 7 अगस्त तक मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम याद रखेंगे, प्रायोरिटाइज़ ब्रेस्ट फीडिंग, क्रिएट सस्टेनेबल सपोर्ट सिस्टम इस वर्ष की थीम है। अब केपैक राजेंद्रन का निधन हो गया है, ठीक है? याद रखिएगा ये क्या थे? तो मलयालम एक्टर थे। बढ़ते हैं आगे, लौरा डालिमर जो कि एक ओलंपिक चैंपियन रह सकती हैं और जर्मनी से संबंधित हैं। इनका पाकिस्तान में निधन हो गया है, एक्सीडेंट हो गया है। अब ये लैला पीक को चढ़ रही थी, याद रखिएगा लैला पीक कहाँ है? तो पाकिस्तान में है। और किस खेल से संबंधित है? तो बैथलॉन से संबंधित है। और बैथलॉन विंटर गेम है, जहाँ पर स्कीइंग किया जाता है और साथ ही साथ आर्चरी किया जाता है। तो याद रखिएगा ये भी आपको इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। वर्ल्ड वाइड डे टिम बर्नर-ली से संबंधित है, 1989 में इन्होंने पहली बार वर्ल्ड वाइड वेब का बनाया था। और इसकी इस वर्ष की थीम क्या है? तो बिल्डिंग एन इंक्लूसिव सेफ एंड ओपन वेब इस वर्ष की थीम है। अब अब आपको ये थे करंट अफेयर और ये नाम है डिफरेंट जो सीईओ हैं आईटी कंपनी से संबंधित, जैसे गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, एप्पल हो गया, जो मैंने आपको क्लासेस में पढ़ा रखा है। तो ये करंट अफेयर थे जो पिछले हफ्ते से इम्पोर्टेंट थे, यानी पिछले हफ्ते के करंट अफेयर जो आपके आने वाले परीक्षाओं में पूछा जाता है, उससे संबंधित थे। तो अब अगर आपको डेली पढ़ना हो, अगर आप डेली करंट अफेयर को पढ़ना चाहते हैं, तो बिल्कुल मेरे साथ सुबह 6 बजे जुड़ सकते हैं। ये शो रेगुलर आता है, आपके परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप कोई भी भारत में एग्ज़ाम दे रहे हो, सभी इम्पोर्टेंट है, सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे आप लिखित परीक्षा दे रहे हों या फिर आप वन लाइनर परीक्षा दे रहे हों, सभी से ये संबंधित है। तो सेशन अगर आपको अच्छा लगा है, तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं कल नए करंट अफेयर्स के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।